प्रधानमंत्री कल 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर के 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। देश के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की दिशा में अहम कदम। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम में मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, कोविड-19 के समय भारत ने पूरी दुनिया में कायम की मिसाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा में जनसंवाद का आज अंतिम दिन। सरकार ने 9वीं 10वीं कक्षा के 137 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया अपग्रेड। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। कक्षा परिणाम 81.65% रहा। लड़कियों की पास प्रतिशतता लड़कों के मुकाबले 10.68% रही ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नव नियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए भर्ती किए गए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल गुरुग्राम में कैनविन आरोग्य धाम मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि जिस देश में पाठशालाएं, चिकित्सालय और देवालय अच्छे होंगे, निश्चित रूप से वह देश भी अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसी उद्देश्य से फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय जब पूरे विश्व में मानव जाति पर खतरा मंडराया, तब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने आगे बढ़कर अपने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई। साथ ही विश्व के अन्य देशों की भी कोविड टीका व अन्य चिकित्सा उपकरणों से मदद की थी, जिससे पूरी दुनिया में भारत ने एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं और सेवाएं देने में सरकार के साथ साथ सेवा संगठनों का सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में आज जनसंवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन बणी, संतनगर और ओंटू गांव में खुला दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान सीएम ने बणी में कालावाली की बस को हरी झंडी दिखाई और गांव में 36 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 परियोजनाओं और ओंटू गांव में 82 करोड़ रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। जनसंवाद के दौरान सीएम ने कहा कि गांव में जिन सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 या उससे अधिक थी, उन 137 स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया है। स्कूलों की संख्या आगे जो मैंने अभी घोषणा की है, देखो हमारे डिपार्टमेंट कितने तेज हैं। यहां मैंने बोला, चंडीगढ़ में बैठ कर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपकी घोषणा से 137 स्कूल आज ही अपग्रेड हो गए, जो 10वीं से और 12वीं कर दिए हैं। अब उनमें जमीन है तो बिल्डिंग बनाने का काम हमारा है, अध्यापक भेजने का काम हमारा है। बच्चे जो आसपास कहीं दूर जाते हैं वो वहां आकर के इसी साल से पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तो एक साल 11वीं होगी, अगले साल 12वीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा के स्तर को और ऊपर उठाने के लिए अगले वर्ष जिन गांवों की आबादी 5,000 या उससे अधिक है, उनमें ई-लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। हरियाणा के जिन्ने बड़े बड़े पिंड ने 1000 लाइब्रेरियां ये असीं खोलणीआं। लाइब्रेरी की डिमांड कोई ना करे, नहीं गल दसण की लोड़ नहीं है। लाइब्रेरी की डिमांड करने की लोड़ नहीं है। जिथे जिथे सानू लगता है कि उत्थे वड्डे पिंड ने और लाइब्रेरी आसानी नाल चल सकती है, जगह भी है, ऑटोमैटिकली असीं अपने आप घोषणा करांगे। जिन्ने वड्डे पिंड ने, तुहाडा अबूबशर ते वड्डे पिंड आई जांदा, ਜਿਹੜੇ 8-10 हज़ार तो उपर की आबादी के ने, बल्कि ईवन 5-6 हज़ार की भी आबादी के होणगे, उन्हां पिंडां विच भी हरेक दे विच एक लाइब्रेरी पहले खोलांगे, धीरे धीरे बाद सब खोलांगे। लेकिन शुरू का जो पहला स्टैप असीं कह सकते हैं, फस्ट फेज, 1000 लाइब्रेरियां ई लाइब्रेरियां
कंप्यूटर वाली लाइब्रेरियां। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया। 12वीं कक्षा परिणाम 81.65% रहा। इनमें लड़कियों का 87.11%, जबकि लड़कों का परीक्षा परिणाम 76.43% रहा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव व सचिव कृष्ण कुमार ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 27 फरवरी से 29 मार्च तक किया गया था। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि परिणाम शाम 5 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। 12वीं परीक्षा में 2,57,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,09,093 उत्तीर्ण हुए। उन्होंने बताया कि छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले 10.68% ज्यादा पास प्रतिशतता हासिल की। इस बात की खुशी है कि परिणाम इस बार 81.65% रहा, यानी जो पास परसेंटेज है वो 81.65 रही। जो स्वयंपाठी विद्यार्थी थे उनकी पास परसेंटेज 52.44 रही। साथ में ही इस बार नियमित परीक्षा में 2,57,116 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 2,09,933 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, यानी और 47,183 परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण रहे। सीनियर सेकेंडरी की जो सहपाठी थे उसमें 3,587 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें 1,881 परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। छात्राओं ने छात्रों से 10.68% ज़्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की इस बार। उन्होंने बताया कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार परीक्षाएं नकल रहित संचालित करवाने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम रहे। अंकुश लगा, ये तो सत्य बात है, क्योंकि इस बार जो UMC केसेस थे ऑलमोस्ट 50% से भी डाउन आ गए थे। लेकिन ये बच्चे वो हैं, कुछ एक मुझे लगता है कि कोरोना काल के बच्चे हैं जिनको प्रमोट किया गया था। पूरे 2021 के बच्चे हैं ये, जो 10वीं की थी और इस वक्त इन्होंने 12वीं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सांसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रयासों की समझ पैदा करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधायी प्रारूपण हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लभ न केवल कानूनों को निर्बल करता है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है। बहुत समय पहले प्रशिक्षण चलता था, मगर उसको बाद में कोई भी कारण से कहीं रुकावट आ गई, बंद हो गया। परंतु लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लक्ष्य न केवल कानूनों को निर्बल करता है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है, यहां तक कि जुडिशरी के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विधायी प्रारूपण विज्ञान और कला नहीं है, बल्कि कौशल है, जिसे आत्मा के साथ जोड़कर लागू करना है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कला भी नहीं है, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कौशल है, जिसको आत्मा के साथ जोड़कर, स्पिरिट के साथ जोड़कर लागू करना है। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, आपको पढ़ाए जाएंगे रूल्स, मगर वो सभी रूल्स से ऊपर संविधान के स्पिरिट को समझकर उसको जमीन पर उतारना, वो आपका काम है। देश के नामी पहलवान इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और वे लगातार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान कहा कि इस संबंध में कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कमेटी भी बनी, निष्पक्ष, उस पर उनके बात भी सुनी गई। उसके बाद एडहॉक कमेटी बनाकर डे टू डे वर्किंग
जो है रेसलिंग फेडरेशन की, वो चलाने का काम भी आईयूए ने शुरू कर दिया है। ट्रायल्स भी खिलाड़ियों के लिए अलग अलग गेमों के लिए शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करके बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए, जांच शुरू कर दी है। मैजिस्ट्रेट के पास ये गए, वहाँ पे भी बयान दर्ज हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर विश्वास करके अपने धरने को समाप्त करना चाहिए और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। वहीं कई युवा पहलवान इस धरने का विरोध कर रहे हैं और इस धरने को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि पहलवानों का इस धरने के बारे में क्या कहना है। नुकसान ही नुकसान हो, बाकी देना तो नाजायज़ ही कह सकते हैं। मतलब कहीं तो जायज़ तो है ही नहीं। मान लीजिए अगर शोषण हुआ तो इतने दिन तक ये कहाँ थे? 12 साल बाद इनको याद आ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। और अगर ये पहले से ही इन्हें प्रॉब्लम थी कि हाँ भाई नेताजी गलत हैं, तो ये पारिवारिक संबंधों में या फिर किसी भी निजी कार्यक्रम में नेताजी आमंत्रित क्यों थे? साक्षी मलिक की शादी में नेताजी जा रहे हैं, बजरंग पूनिया के किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में नेताजी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर कोई दोषी है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? मैं तो नहीं बुलाऊंगी। यदि गलत है तो पहले तो उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। और अब नेताजी ने कह दिया कि हाँ भाई ट्रायल दे के ही आपको बाहर का टोल लगेगा, तो अब उनको धरना देना है इस बात पे क्यों भाई? मेरे 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूनियर के हैं, ठीक है। 5-6 स्टूडेंट जो हैं अंडर 15 के हैं। किसी ने वज़न घटाया है, किसी ने जो है भाई, किसी के बेचारे को जो है माँ बाप जो है दूर दूर से दूध लाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं। अभी भी पेरेंट्स यहीं बैठे हुए हैं, जितना टाइम मैं देता हूँ उतना टाइम बेचारे वो भी देते हैं। तो सबका सत्यानाश हो रहा है। मेरी मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, बच्चों की मेहनत का सत्यानाश हो रहा है, पेरेंट्स की मेहनत का प्लस उनके पैसे का सत्यानाश हो रहा है। तो इस धरने से जो है मतलब कुश्ती का एक तरह से विनाश हो रहा है और ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार जिले के हांसी में नए विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस विश्राम गृह पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे 1 साल की अवधि में पूरा किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरों की सुविधा हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में हांसी शहर को हाईवे से जोड़ने वाले सड़क मार्गों को 4 लेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हांसी शहर को पूरी तौर पर एक नया रेस्ट हाउस मिला है, जो कि बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ अब आम जनता के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल है। अगर किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन करनी है तो हमारे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस पोर्टल पर जाकर वो आने वाले समय में इन सुविधाओं को पूरी तौर पर उठा पाएगा। मैं बधाई देता हूं सारे अधिकारियों को जिनने समय अनुसार इस योजना को कंप्लीट किया। जब मैं आ रहा था तो जो 4 लेनिंग हमने पीछे विधानसभा में अनाउंस करी थी, उसका काम भी लगभग कंप्लीशन की ओर है और मैं मानता हूं अगले 1 महीने से पहले हांसी शहर को हाईवे टू हाईवे पूरे शहर को हम 4 लेन होता हुआ देखेंगे। एक अन्य प्रश्न के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज के समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रेडिक्शन करनी किसी और प्रदेश के चुनाव से, उसका कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा का चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और लोकसभा के बाद है। उनके नतीजे जरूर हरियाणा के चुनाव पे कोई असर डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने दूर के एक प्रदेश का असर हरियाणा की राजनीति पे दिखेगा। तो 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं, पैनी क्या मतलब? राजनीतिक आदमी तो 24 घंटे राजनीति करता है और वो हर तरफ।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश शामिल हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। बैठक के दूसरे दिन अपने संबोधन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास तो कर ही रहा है, साथ ही साथ विरासत को संजोने का काम भी बखूबी किया जा रहा है। The government of India, under leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has a run with the theme of Vikas Bhi aur Virasat Bhi. As we continue to focus on Vikas, Vikas means development. We are also ensuring that our Virasat means heritage of ancient culture and tradition continue to be preserved. वहीं मुंबई में आज से तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 संगठन के सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल पर बयान देकर अब फंसते दिखाई दे रहे हैं। खड़गे को बजरंग दल के मानहानि मामले में समन जारी हुआ है। पंजाब में संगरूर की जिला अदालत की सिविल जज सीनियर डिवीजन पवनदीप कौर ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में खड़गे को समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 10 जुलाई को पेश होने को कहा है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट के मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उन पर पाबंदी लगाएगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 16 मई से 27 मई तक होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म एलिफेंट पर विस्परर्स के निर्माता गुनीत मोंगा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ऐशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कांगा बाम तोम्बा भी होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महोत्सव के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। वे भारत को विषय वस्तु निर्माण के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में भारतीय पंडाल को अहमदाबाद का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान तैयार कर रहा है। इसकी मुख्य विषय वस्तु शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी है। पंडाल का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो देवी सरस्वती का प्रतीक है। कांस फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से 4 भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। इनमें केनू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल है। इसके अलावा महोत्सव में कई अन्य भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मणिपुरी फिल्म ईशानोह का प्रदर्शन क्लासिक श्रेणी में होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।